Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law GB. I'm Advocate वर्षा. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 का पार्ट 3 जिसका हेडिंग है फंडामेंटल राइट्स. इसके अंदर हम आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहाँ से आया था. तो हमें आइडिया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था. हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. मैग्ना कार्टा क्या होता है? इंग्लैंड में सबसे पहली बार 1215 में चार्टर्ड राइट्स आया था जिसमें फर्स्ट टाइम सिटीजन राइट को लिखा गया था. उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेनली सिटीजन्स के लिए हैं, इसीलिए उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है. चलिए अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो देख लेते हैं. हमारे पास प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स है, मगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस वक्त हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे. एक फंडामेंटल राइट रिपील हो गया, उसके हम आगे देखेंगे. पहले अभी प्रेजेंटली जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो देख लेते हैं. जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारे पास वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक. सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जो कि हम आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक पढ़ते हैं. देन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हम आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 पढ़ते हैं. उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हम आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ते हैं. फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें हम आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को पढ़ते हैं. उसके बाद आता है हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं. जो हमारा आर्टिकल 31 था उसमें हमारा एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था जो कि अब रिपील हो चुका है, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब एक लीगल राइट बन चुका है. 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 को रिपील करके राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना करके आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया, जो कि अब पार्ट 12 में फॉल करता है. फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफिएबल इन नेचर कहा गया है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई भी गवर्नमेंट हो. कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, मगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड जरूर कर सकती है. इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, मगर उस वक्त भी 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. जहाँ तक बात आर्टिकल 19 की है, जिसमें हमारे पास 6 राइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो जो हमारा इमरजेंसी है वो वॉर के ग्राउंड पे होगा, सिर्फ तब हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, वरना वो भी आर्टिकल 20 और 21 के साथ हमेशा हमारे साथ रहता है. चलिए अब हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 डिटेल में देख लेते हैं. जो हमारा आर्टिकल 12 है उसकी हेडिंग है डेफिनेशन. इसके अंदर हमें स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है. चलिए देखते हैं स्टेट क्या है. अंडर आर्टिकल 12 स्टेट कहा गया है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्लस पार्लियामेंट जिसमें अपर हाउस लोअर हाउस दोनों आ जाता है. देन द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर. उसके बाद आता है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं वो सब भी स्टेट का पार्ट है. उसके बाद आता है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी एजेंसीज या जो भी लोकल बॉडीज होंगी वो भी स्टेट का पार्ट है. यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के टेम्परेरी भी काम करती है, कोई एजेंसी अगर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, तो वो भी स्टेट का पार्ट होगी. चलिए अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 13 देख लेते हैं, जिसका हेडिंग है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है उनका क्या. अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो जो भी हमारे कोर्ट्स हैं वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. ये पावर हमारे कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स को अंडर आर्टिकल 226 दिया गया है. इसीलिए आर्टिकल 13 को
डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। आर्टिकल 13 में हमारे पास 4 क्लॉजेज है। वन बाय वन हम क्लॉजेज देख लेते हैं। फर्स्ट क्लॉज कहता है जो भी लॉज इन फोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले हुए थे, उन लॉज में अगर कुछ ऐसा है जो कि पार्ट 3 के प्रोविजंस को इनकंसिस्टेंट है, पार्ट 3 के प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसे जो हमारे कोर्ट्स हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि जो स्टेट्स को पावर दी गई है लॉज बनाने की, अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में हो, तो कोर्ट उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जो हमारा थर्ड क्लॉज है अंडर आर्टिकल 13, उसमें हमें 2 डेफिनेशंस दी गई हैं। फर्स्ट है लॉ। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस जो कि गवर्नर्स देते हैं, देन ऑर्डर्स जो कि कोर्ट्स देते हैं, देन बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, देन कस्टम्स और यूसेजेस, ये सब कुछ लॉ है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड डेफिनेशन जो कि है लॉज इन फोर्स। लॉज इन फोर्स क्या होता है? लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो सब लॉज इन फोर्स है। जो हमारा फोर्थ क्लॉज है आर्टिकल 13 का, वो कहता है कि अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 होता है तो वो उन चीज़ों पे ये अप्लाई नहीं होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे के फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे वन बाय वन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।